ये जो डू की फरमाइश आई है फेटफ की जानिब से, आप क्या समझते हैं कि इस डू मोर के साथ पाकिस्तान को पॉलिटिकली भी प्ले करना होगा, लॉबिंग करनी होगी ताकि इस लिस्ट से बाहर आ सके पाकिस्तान? देखिए, एफएटीएफ पर और कश्मीर पर हमने लॉबिंग की नहीं है। हमारा वजीर खारजा कहीं नहीं गया। हमारे वजीर खारजा ने इराक पे दौरा कर लिया, फ़लस्तीन पे दौरा कर लिया, एफएटीएफ पे कश्मीर पे दौरा नहीं किया, कहीं नहीं गए। हम P5 के पास भी नहीं गए उनसे बात करने के लिए। वो मैं मना कर देती, वो अलग बात है, हम उनको राज़ी तो करते, वो नहीं किया हमने। चुनांचे ज़ाहिर है वही बात होनी है। अब मखदूम शाह महमूद एक तरफ कुछ कह रहे हैं, हम्माद अजहर एक तरफ कुछ कह रहे हैं। बहुत ख़तरनाक कंट्राडिक्शन है काबीना के अंदर। मखदूम शाह महमूद कह रहे हैं, सियासी जनरल साहब कह रहे हैं मखदूम शाह महमूद की तरह कि सियासी फैसला है। इसका मकसद ये है कि हम पर तलवार अटकती रहे, लटकती रहे। मखदूम शाह महमूद साहब फरमाते हैं कि पहले ये तय कर लें कि एफएटीएफ सियासी फोरम है या टेक्निकल फोरम है। तो ये बातें इनको पहले कर लेनी चाहिए थी तमाम अरकान से जो इतराज़ात थे, वो क्यों नहीं उठाए गए। हम्माद अजहर कहते हैं अच्छा फ़ैसला हुआ है, हमें रिलीफ मिला है, हमें वक्त मिला है, हम आने वाले वक्त में 3-4 महीने में ये काम भी पूरा कर लेंगे। और काम क्या है? काम वो पहले हो जाना चाहिए था। वो काम प्रोसिक्यूशन है, वो काम सजा देने का सिस्टम है, वो काम यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के नॉमिनेटेड अफराद को सज़ा देने का मसला है। 1000 अफराद तकरीबन, उनको सज़ा देने का मसला है, वो नहीं किया हमने। अब वो कह रहे हैं हम्माद अजहर कि हमने एंटी लॉन्ड्रिंग इशू जो है वो तो प्लान वो काफ़ी पूरा कर लिया है। अब ये एंटी टेरर प्लान हमारे पास आया है, इसको भी हम पूरा कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन वज़ीर ख़ारजा का मैसेज दूसरा आ रहा है, वो कह रहे हैं भाई सियासी मसला है, ये होता रहेगा। मेरा ख्याल ये है कि सियासत एक तरफ, एफएटीएफ जो करना चाह रहा है, जो कराना चाह रहा है, वो आप करते रहें खामोशी से, वरना आपके लिए मसाइल बहुत खड़े होंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो खुल के इनकार कर दें, भाई तुम जहन्नुम में जाओ, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद देख लेंगे क्या होना है, उसके बाद देख लेंगे ब्लैक लिस्ट में दो मुल्क और हैं, कुल मुल्क और आ जाएगा। अब आप ये देखें, बात बिल्कुल सही है, दिल को लगती है कि 30% इम्प्लीमेंटेशन करने वाले ममालिक वाइट लिस्ट में आ चुके हैं। हम 70% और 60% इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हम इधर ग्रे लिस्ट के अंदर है। कुछ है जिसकी पर्दादारी है, कुछ है जिसके साथ मसाइल हैं, लेकिन मसाइल के साथ हमें जीना पड़ेगा। जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल हमारा साथ नहीं दे रही, इस तरह एफएटीएफ भी साथ नहीं दे रही। जी ठीक है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आप क्या समझते हैं ग्रे लिस्ट से ना निकल पाना, क्या ये हमारी सिफारती नाकामी है? बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है। बल्कि उससे पहले जो यूरोपियन यूनियन में हमारे खिलाफ करारदाद पास हो गई, जिसकी वजह से हमारा जीएसपी प्लस खतरे में है, बात तो वहीं से क्लियर हो गई थी कि पूरा यूरोप 680 वोट पाकिस्तान के खिलाफ पड़ गए और हम यहाँ पर बैठ के देखते रहे और हाथ मलते रहे, और पूरे यूरोप ने बैठ के हमारे खिलाफ करारदाद ब्लास्फेमी में पास कर दी। जब हम यहाँ से फ्रांस का सफ़ीर निकालने के लिए मुजाहरे कर रहे थे और हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी एक कलंदम तंजीम के साथ, कभी उसकी बहाली की बात कर रही थी, कभी उसको अंदर करने की बात कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हम साफ कह रहे हैं कि जो बाइडन हमसे बात नहीं करना चाहता। बरतानिया का दौरा हमारा कैंसिल हो गया है। जब अमेरिका, बरतानिया और पूरे यूरोप हमसे बात नहीं करना चाहता तो फैटफ पे हमने कहाँ से निकलना है? फैटफ से हमें इराक ने तो नहीं निकालना ना, फैटफ से तो यूरोप ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, जिनका फैटफ है उन्होंने निकालना है। हुकूमत खुद ही कह रही है कि जो बाइडन हमसे बात नहीं करता। बरतानिया का दौरा हमारा कैंसिल हो गया है। यूरोपियन पार्लियामेंट में 680 वोटों से हमारे खिलाफ करारदाद पास हो गई है। तो उसके बाद ये तवक्को रखना कि हम फैटफ से निकल आएंगे, दुनिया में किस नज़र से देख रही है? ये इस हुकूमत की कोई खारजा पॉलिसी समझ में आने वाली बात है? ये खारजा पॉलिसी को भी वैसे ही डील कर रहे हैं जैसे ऑपोजिशन को डील करते हैं गालम गलूच के साथ। इनका ख्याल है कि अगर फैटफ ने नहीं माना तो फैटफ के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड बना लें और उसको भी गालियां निकाल लेंगे तो वो भी नून लीग है। भाई फैटफ नून लीग नहीं है। इनका ख्याल है कि जैसे हम अपनी ऑपोजिशन जमातों को ट्रीट करते हैं जिस तरह, उसी तरह अमेरिका और बरतानिया को भी ट्रीट करेंगे। भाई उनके ऊपर आप नैब नहीं डाल सकते, उन्होंने आपके ऊपर फैटफ डाली हुई है, उनका अपर हैंड है आपके ऊपर। आप समझते हैं कि आपको एक ही स्टाइल आता है
उसी स्टाइल के अंदर आप पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करते हैं और उसी स्टाइल के साथ आप दुनिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि सफारतकारी की ये जुबान नहीं है जितनी आलमी तन्हाई इस वक्त पाकिस्तान को सामना है, इतनी पहले कभी नहीं थी कि यूरोपियन पार्लियामेंट में भी हमारे खिलाफ करारदाद हो, अमेरिका भी बात करने को तैयार ना हो, बरतानिया के दौरे भी कैंसिल हो रहे हो, अरबों से भी बुरे तल्लुकात हो, चीन भी यानी आपके नजदीक पाकिस्तान इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार है। आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। जुनैरा, जैसा कि एनबीसी ने भी कहा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, आपके नजदीक क्या है जिसकी पर्दादारी होगी? क्या इंडियन लॉबी या फिर अमेरिका की जानिब से कोई प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पा रहा? इस पे जितनी दफ़ा मर्जी बात कर लें, लेकिन हकीकत तो यही है कि फैटफ जो है G7 कंट्रीज़ ने बनाई थी और उन्हीं G7 और उन्हीं P5 की रेट चलती है इस दुनिया में, और उनको जब हमसे कुछ चाहिए होता है तो वो ये सब कुछ करते हैं जो वो फैटफ के ज़रिए से कर रहे हैं। ये तो एक रियलिटी है, लेकिन एक परसेप्शन भी होती है जो आपने खुद बिल्ड करनी होती है, पर्सपेक्टिव देना होता है, ऑप्टिक्स देने होती हैं दुनिया को। अब डिप्लोमेसी में आप लॉबिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर आपकी लैंग्वेज ही हॉस्टाइल है, आपके प्राइम मिनिस्टर के टॉकिंग पॉइंट्स ही फॉलो नहीं होते, उनको अपने अल्फाज के चुनाव में ही प्रॉब्लम है, वो अभी तक समझते हैं कि वो कंटेनर पे खड़े होकर आवाम से बात कर रहे हैं, तो उसका नुकसान किसको होगा? बड़े बड़े जरीदों को बहुत हॉस्टाइल इंटरव्यूज़ देने से नुकसान स्टेट का होता है। शायद वो पर्सनली बहुत कुछ गेन कर रहे हों पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले इलेक्शंस को फोर्सी कर रहे हैं वो, बट एट व्हाट प्राइस? पाकिस्तान प्राइस पे करेगा। आई थिंक वी हैव लिटिल आइडिया कि उनका एक एक वर्ड पिछले इंटरव्यू का किस तरह दुनिया में स्क्रूटनाइज हुआ है और डिस्कस हुआ है, और उनका कितना एज अ हार्ड लाइनर उनका इमेज किया है और वो पाकिस्तान का इमेज किया है। तो फैटफ से निकलना तो दूर की बात है, आपको हाई रिस्क कंट्रीज में ब्रिटेन ने डाल दिया है। क्यों डाला है? वो कहते हैं ये वो मुल्क है जहां से नाजायज तरीके से दौलत आती है। हालांकि हिपोक्रेसी की इंतहा ये है कि उसी तरह दौलत इकट्ठी करके सेफ हेवंस अपने पास वर्जिन आइलैंड्स पे बना के उसी इकोनॉमी पे तो यूके चल रहा है, अदरवाइज तो यूके की इकोनॉमी की और कोई बेस ही नहीं है। सो हमने इस सारी हिपोक्रेसी को फेस कैसे करना है, ये हम पे है, और हम उसे फेस करना तो दूर की बात है, हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कभी हम फ्रांस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी हम बड़े बड़े बयानात दे देते हैं। तो डिप्लोमेसी स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। इंटरनल इंस्टेबिलिटी आपने कैसे क्रिएट की हुई है, आप एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करते ऑपोजिशन को, ये सब एक एग्रीगेट है और इसका इम्पैक्ट जा रहा है सारी चीजों के ऊपर। तो बहुत होलिस्टिक पिक्चर लेने की जरूरत है। ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मजीद कौन से ऑप्शंस एक्सरसाइज करने होंगे? देखिए, इसी हवाले से हमने गुज़िश्ता महीने भी बात की थी और उस वक्त भी ये बिल्कुल वाज़े था कि पाकिस्तान ने 26 पॉइंट्स के ऊपर अपनी जो शराइत थी वो मुकम्मल कर ली है, तो उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान को नहीं निकाला जाएगा, और उसकी वजह यही है कि जो उसकी सियासी वजूहात हैं, जो उसके दूसरे पहलू हैं। जहां तक फैटफ का ताल्लुक है और ग्रे लिस्ट का ताल्लुक है, देखिए ये मामला कोई आज शुरू नहीं हुआ, ये तो 2010 से पहले का चल रहा है। 2012 और 13 के अंदर जो फैटफ की स्टेटमेंट थी पाकिस्तान के हवाले से, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नाकाम हो गया है, उसने वो कुछ इकदामात उठाए ही नहीं। और उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि आज फैटफ ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो ये जो तासुर है कि मौजूदा हुकूमत के किसी बयान की वजह से या वजीर आजम साहब की किसी कोई जो मौक़िफ़ है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, नहीं, ये पुरानी गेम है, ये पहले से चलता आ रहा है। मौजूदा हुकूमत की ऑब्वियसली अब जिम्मेदारी है, उन्होंने इस चीज को डील करना है। लेकिन इसमें बहुत सारे अवामिल हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान के किसी इंटरव्यू से वो अपसेट हो गए। जी, हिना रुबानी खर साहब जब खुद वजीर खारजा थी, उनकी किस बात से वो अपसेट थे? अमेरिका वाले, अमेरिका को तो वो कहते थे कि मारते रहो ड्रोन, हम ऊपर ऊपर से आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बाद में बीच में कुछ भी नहीं कहेंगे। तो इसमें एक बड़ी वो जिसे आप कह सकते हैं कि एक बड़ा इसका पहलू है, एक बड़ी पिक्चर है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। बाकी हम इसमें मुतहरक सफारतकारी तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो जो ताकतें हैं जिनकी अपना एजेंडा है, जब तक हम उनके साथ अलाइन नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो फैटफ की ग्रे लिस्ट से आपको निकालेंगे। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ जी जी जनरल साहब, अगर 2 मिनट दीजिए। देखिए, बात ये है, मैंने कहा कि ये सियासी फैसला है, तो उसमें कुछ मैं वजाहत कुछ दे दूं, कुछ वजन है इन बातों में।
देखिए, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी यूरोपियन कंट्रीज हैं। चोरी का पैसा सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में, चोरी का पैसा उसके बाद इंग्लैंड में, फ्रांस में, वहां पे वो सारे बेनिफिशियरी, क्योंकि हमारे चोरी के पैसे से उनकी रियल एस्टेट की कीमतें ऊपर जाती हैं, उनके लोग खाते पीते हैं, अमीर होते हैं। अगर वाकई इस चीज को रोकना है, कुछ करना है और आप बड़े सीरियस हैं इस मामले में, तो फिर तो आपको पहले उनको पकड़ना चाहिए जो पैसा एक्सेप्ट करते हैं चोरी का। लेकिन उधर नहीं आ जाएगा, वो आपका पैसा इसी तरह जहां जहां से चोरी हो रहा लेके जाएंगे। और क्या भारत के जिसका जो जहां यूरेनियम जो है वो खीरे टमाटर की तरह बिक रहा है सड़कों पे, तो उसको क्या पूछना जरूरी नहीं था? नहीं पूछा, क्योंकि इस वजह से कि ऐसे मफादात उनके साथ हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि जब आपने 27 पॉइंट दिए, आपके पास क्या राइट है कि आप उठा के फिर 7 पकड़ा दें? 3 साल, 2.5-3 साल आप टक्कर मारते रहे कि जी 27 पॉइंट दिए, हम इस पर पूरा करें। फिर आप आते हैं तो आपको 6-7 और पॉइंट पकड़ा दिए जाते हैं। ये तो मजाक है। ठीक है, जब आप सारे कवायद को जमा कर लें जी, तो आप देखेंगे कि ये गनिंग डाउन है, आप एक मुल्क के पीछे लगे हुए हैं। अब ये कि अगर आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को आजाद रखना है तो उसकी कुछ कीमत तो आपने अदा करनी होगी ना। सही। या तो आप बिल्कुल अंदर से मिलके तो उनके बाहर अपने लोगों को धोखा दें, उनको झूठ बोलें कि हम अड्डे नहीं देंगे, उधर अड्डे दे दें उनको, तो मामला तो आपके सीधे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये नहीं है। ये जब भी कोई मुल्क अपनी आजाद फॉरेन पॉलिसी रखता है और उसकी इकोनॉमी कमजोर होती है, कर्जों पे जीता है, तो उसके साथ यही होता है जो आज आपके साथ होता है। साहब, आपका कमेंट आ गया। कर्जे उतारेंगे तो आपकी जान छूटेगी। ठीक हो गया। मुजम्मिल स्वामिवर्दी साहब, वन लाइनर कमेंट कीजिएगा प्लीज, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। नहीं, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं उन पर अमल करने से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? मतलब वो क्या फैटफ ने वो करारदादें पास की हुई हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हैं, उनको चीन ने भी वोट दिया हुआ है उनके खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि अगर हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर भी अमल नहीं करना तो फिर हम कश्मीर पर उन करारदादों पर अमल दरामद का कैसे मुतालबा करते हैं? ठीक हो गया, ठीक हो गया आपका पॉइंट। तो उनका को बिगाड़ दिया किसी बात है। यूनाइटेड नेशन भी इसीलिए बनी हुई है कि आर्म ट्विस्टिंग करनी है। यूनाइटेड नेशन में वो कुछ होता है जो अमेरिका चाहता है। यूनाइटेड नेशन कौन सी आजाद अदारा है? से अलग होकर रह लें आप, यूनाइटेड नेशन भी छोड़ दें, फैटफ भी छोड़ दें, OIC भी छोड़ दें, आप सारी दुनिया से अलग होकर अपनी नई दुनिया बना ले पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप आपका